नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जाना था सेट्स क्या होते हैं, और अब हम उसी कार्य में आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक सिंपल सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को सिर्फ आपको सुनना नहीं है, आपको सोचना है। ये चैप्टर बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो इसके जरिए हम अपने आप को सही मार्ग पर ले जाने की एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जहां पर हम सेल्फ डिपेंडेंसी और सेल्फ लर्नर बनने के लिए अपने आप को राइट वे में गाइड करें। क्योंकि ये आसान है तो इसको हम ये ना सोचे कि आसान सा है, बस छोटे मोटे प्रोसेस ही तो करने होते हैं, उनको याद करके मार्क्स आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, इसकी मदद से हम लॉजिकल थिंकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को सही वक्त दे सकते हैं, जिससे आपके आगे आने वाली साइंस और मैथमेटिक्स का एंटायर बेस रेडी होगा। हर चीज के लिए हमें लॉजिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है, और यही हमारे एजुकेशन का मेन पर्पस भी है, ना कि हमें सिर्फ डेफिनेशंस को याद करके उसमें आगे बढ़ जाना है। चीजों को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट ले लो, उसके अंदर अगर ए सेट और बी सेट को आपका डिफरेंस निकालना है तो ए सेट में जो बी सेट वाले एलिमेंट है उनको बस सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो यकीन मानो कभी हम सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ लर्नर नहीं बन पाएंगे। हमें लॉजिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए बस हर चीज के पीछे एक सवाल उठाना है, ऐसा क्यों होता है, और उस जवाब तक पहुंचने के लिए ऑब्जर्वेशन का रास्ता इस्तेमाल करना है। जस्ट ऑब्जर्व करो, जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान की मदद से नेचर को ऑब्जर्व करना और सही सवाल उठाना है अपने मन के अंदर, ऐसा क्यों होता है। और ऑब्जर्वेशन की ताकत से ही नेचर आपको वो आपका जवाब खुद ब खुद दे देगा, और इसी से हम लोग एक सही वे में अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपने ब्रेन में राइट न्यूरोजेनेसिस करेंगे, ताकि इलास्टिसिटी से गुजरते हुए प्लास्टिसिटी तक जब हमारे न्यूरॉन्स पहुंचे, न्यूरोप्लास्टिसिटी तक, तो हमें राइट हैबिट की ही आदत बने हमारे ब्रेन के अंदर। हम हर चीज के पीछे एक लॉजिकल रीजन ढूंढे, और लॉजिकल रीजन होता है कि एक लॉजिकल वे में उसको साबित किया जा सके। साबित करना जरूरी है, बस मान लिया उससे चीजें साबित नहीं होती हैं। सो इस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी लेके अपनी फ्यूचर के लिए जो आप मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने वाले हो उसके बेस को रेडी करो। आज ये चैप्टर आसान है, भविष्य में ये चैप्टर हर जगह आने वाला है। इस चैप्टर के बाद जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे हर जगह इसका रोल होगा। कई बार वो दिखेगा नहीं, कई बार वो नजर आएगा, और शायद कई बार बहुत कम नजर आएगा, लेकिन हमें उसको कनेक्ट करना है, हमें उन चीजों को ध्यान से सोचना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ यहां पर चीजों को सुनना नहीं है, आपको लॉजिकल थिंकर बनने के लिए, लॉजिकल रीजन तक पहुंचने के लिए आपको सोचना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एज अ स्टूडेंट आपको करनी है, और वो ये है, सिर्फ सुनो मत, सोचो भी। उसी चीज को अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करके लॉजिकल थिंक करो, और फिर इस चीज के प्रमाण खुद से ढूंढो कि जो यहां पर हम लोग किताबों के जरिए या लेक्चर्स के जरिए हमें पढ़ाया जाता है, उन चीज के पीछे का लॉजिकल रीजन क्या है, खुद से फाइंड करो। तभी आप एक सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बनोगे और पढ़ाई बड़ी मजेदार हो जाएगी। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है और उसी से शुरुआत करनी है। तो सेट्स क्या होते हैं ये हमें समझ आ गया है, तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम सेट्स बनाना स्टार्ट करें, और एग्जांपल के लिए अपने ही सराउंडिंग को देखते हैं। और अब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी जब आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे। तो हम इसी ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या हमें हमारे क्यों का लॉजिकल जवाब नेचर खुद ब खुद देता है या नहीं देता है। और इसी चीज को आपको समझना है, ताकि हर चैप्टर के अंदर जब आप चीजों को पढ़ो तो आप उसके लॉजिकल रीजन तक पहुंचने का सही मार्ग जानते हो और उसको फॉलो करें। तो इस चैप्टर को, क्योंकि ये इजी है, हम इसे अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे सही राह पर आगे बढ़ने के लिए। तो देखो, सेट्स क्या होते हैं एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है जो परिस्थिति अनुसार बदल ना जाए। जो स्टेटमेंट के द्वारा आपने एक सेट को डिफाइन किया है वो स्टेटमेंट पे अडिग रहे, वो बदल ना जाए। तो हम यहां पर एक सेट बनाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं नेचर हमें और नए नए क्या क्या चीजें दे रहा है, समझाना चाह रहा है। तो हमें नहीं पता, हम अभी कोई डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाले हैं, यूनियन ये होता है, इंटरसेक्शन ये होता है, डिफरेंस ये होता है, नो। हम सिंपली जो जानते हैं उसे ऑब्जर्व करेंगे। हम जानते हैं सेट क्या होता है, वही हमने पिछले लेक्चर में जाना है। तो सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो हम एक सेट बनाते हैं, हम लेते हैं क्लास 11, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा C11 से, C11 से क्लास 11 एक सेट बनाता हूं जिसके अंदर मैं 10 बच्चों को लेता हूं। 60 70 100 बच्चे होते हैं, बट हम अपने एग्जांपल के लिए छोटा शॉर्ट कर लेते हैं, 10 बच्चे हैं। तो 10 बच्चों के नाम क्या लिखूं मैं, तो A1 A2 A3 डॉट 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 A
10, ये 10 बच्चे हो गए मेरे पास जो कि क्लास 11 में पढ़ते हैं। ये एक सेट बन गया, ठीक है। तो क्लास 11 के अंदर अब मैं अपनी ही क्लास को अगर ऑब्जर्व करूं तो मेरी क्लास के अंदर 11वीं क्लास में हम 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट पसंद होता है, किसी को कुछ और पसंद होता है, तो यहां से हम एक और सेट बनाया जा सकता है और उस सेट को देखें कि क्लास 11 के अंदर ऐसा भी सेट बना सकते हैं कि फिजिक्स पढ़ने वाले, मतलब जिनको फिजिक्स पसंद है, ऐसे बच्चों का अगर हम सेट बनाना चाहें तो हम इसमें से मान लेते हैं कि A1, A3, A10, इन 3 बच्चों को फिजिक्स पसंद है, ठीक है। सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए देखते हैं तो केमिस्ट्री में आता है A2, A3, A7, ये वो बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री पसंद है। फिर आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर, तो यहां पर आता है A1, A5, A7, A9, A10, इन बच्चों को आपके मैथ्स पसंद है। फिर आते हैं एक ऐसा सेट जिसके अंदर बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है, तो स्पोर्ट्स के लिए हम देखते हैं कि A1, A2, A3, A4 डॉट 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 A10, ठीक है। ये वो सेट है जहां पर आपको नजर आएगा कि A2 को छोड़ के, मतलब A1, A3, A4, A5, A6 से लेकर A10, सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के सबको स्पोर्ट्स पसंद है। तो इस तरह से देखो हमने कई सेट्स बना लिए। यहां पर सेट्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कैसे? जिनको फिजिक्स पसंद है, तो यहां पर हमने एक स्टेटमेंट द्वारा चीजों को डिफाइन कर दिया है कि जिनको फिजिक्स पसंद है, तो ये रहे उन बच्चों के सेट कि ये वो 3 बच्चे हैं जिनको यहां पर क्या कहते हैं, फिजिक्स पसंद है। अब सोचना स्टार्ट करना है, सोचना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है, और यही काम अगर हम खुद से करना स्टार्ट करेंगे तो हम सेल्फ लर्नर भी होंगे और सेल्फ डिपेंडेंट भी होंगे। तो अगर मैं देखूं कि फिजिक्स के सेट को देखूं, तो क्या अगर मैं इस सेट को A1, A3, A10 लिखने की बजाय मैं अगर इस सेट को इस तरह लिखता कि यार A3, A1 और A10, ठीक है, ये इस तरीके से अगर मैं सेट को लिखता तो यहां A1, A3, A10 जो है वो 3 बच्चे हैं, उनके नाम हैं, तो क्या नाम आगे पीछे करने से सेट में कोई परिवर्तन आएगा? जैसे मान लेते हैं रत्नेश, राजेश और राकेश, ये 3 बच्चे हैं जिनको फिजिक्स पसंद है। तो अगर मैं रत्नेश, राजेश और राकेश लिखता हूं, या फिर राकेश, राजेश और रत्नेश लिखता हूं, सेट बनाता हूं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? तो यहां पर चीजों को मेमोराइज नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, और सोचने से हमें लॉजिकल आंसर, हमारा ब्रेन जितना ज्ञान हमारे पास है उनके बेसिस पे हम लॉजिकल थिंकिंग करें तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता है। यही एक सिंपल सी लाइन होती है हमारे बुक के अंदर कि सेट्स के अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता है। हम याद करते आगे बढ़ जाते, लेकिन वो काम बड़ा आसान है, टॉपिक इजी सा है, लेकिन हम एक चीज मिस कर जाते हैं, वो है सोचना। और एजुकेशन का मतलब चीजों को याद करना नहीं होता है, सोचना सीखना होता है। अगर कोई चीज आसान है तो हम उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं अपने सोचने की स्किल्स को एनहांस करने के लिए, ताकि जब चीजें आगे, जो कि कभी हार्ड नहीं होंगी, कंपैरेटिवली बोल रहा हूं बस मैं, चीजें कोई भी हार्ड नहीं होंगी, सब चीज आसान है, तो हम अपनी थिंकिंग पावर को एनहांस कर सकते हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट टॉपिक आएगा तो जो हमारी आदत होगी सोचने की, हम उसी आदत के रास्ते आगे बढ़ेंगे और हमेशा सही सवाल उठाएंगे। सही सवाल उठाने से ही आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, और फिर जो ज्ञान आपके पास होता है उस ज्ञान की मदद से नई नई चीजों को कुदरत में खुद से ढूंढ निकालते हो, और यही एक बेस्ट हैबिट है। एक सेट के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता है, इसका लॉजिकल आंसर हमें समझ आ गया है। एक आसान सा टॉपिक है। अब देखो, सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, फिर फर्दर एक चीज खोज ली, तो अब आगे बढ़ते हैं कि हम अगर इन चीजों को देखें तो क्या यहां पर सेट्स के अंदर हमें जो नजर आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक कलेक्शन, जिसको आपने बहुत सही वे में डिफाइन कर रखा है बाय अ स्टेटमेंट। क्लास 11 के बच्चे, ये स्टेटमेंट है जिसके जरिए सेट डिफाइन हो रहा है। फिजिक्स पसंद है जिनको, वो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है जिसके जरिए ये 3 बच्चे यहां पर नजर आ रहे हैं। जिनको केमिस्ट्री पसंद है ये बच्चे नजर आ रहे हैं, जिनको मैथ पसंद है ये बच्चे नजर आ रहे हैं, जिनको स्पोर्ट्स पसंद है ये बच्चे नजर आ रहे हैं। अब इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करें तो हमें यहां पर कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, और वो क्या देखने को मिलेगी कि यहां पर अगर मैं देखूं तो A1, A1 और A1 ये कॉमन आ रहा है, यानी कि एक वेल डिफाइंड सेट है हमारे पास, कलेक्शन है हमारे पास, लेकिन उस कलेक्शन के अंदर कई बार एक ही एलिमेंट कई अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है। यानी कि सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स भी मिलते हैं, कॉमन एलिमेंट्स भी यहां पर मिलते हैं। और यहीं से हमें देखो, और ये कैसे पता चल रहा है? ऑब्जर्व करके A1, A2, A3, और देखो अगर हम देखें तो A3 को देखें तो A3 यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, ठीक है। A10 को देखें तो वो इसको अलग डिजाइन से करते हैं, A10 यहां पर है, A10 यहां पर है और A10 यहां पर है। तो ये देखो कॉमन एलिमेंट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इट मींस सेट के अंदर कॉमन चीजें होती हैं, और अगर कॉमन देखने को मिल रहा है तो लॉजिकली अनकॉमन चीजें भी यहां पर होती हैं। जैसे अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेट में देखूं तो A3 कॉमन है, A1,
A10, A7, A2 ये सब क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अनकॉमन आ जाते हैं। इट मीन्स अगर हमें कई सेट्स मिलेंगे तो उसमें कुछ चीजें कॉमन भी हो सकती हैं, कुछ चीजें कॉमन नहीं हो सकती है। ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर अगली चीज देखते हैं हम लोग, फर्दर ऑब्जर्व करते हैं कि यार कॉमन हो गए, और अगर हम कहें कि मुझे एक ऐसा सेट बनाना है, एक ऐसा सेट मैं बनाना चाहता हूं जहां पर बच्चों को, ऐसे बच्चों का सेट बनाना चाहता हूं जिसमें बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पसंद हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पसंद हो, तो हम यहां पर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम इन सेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि यार फिजिक्स को A1, A3, A10 को फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री वाले को A2, A3, A7 पसंद है। हमने कहा, स्टेटमेंट क्या है हमारी, जिनको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पसंद है। ठीक है, मैं ये कहूं इसमें एंड और वाला केस आ जाता है। देखो यहां से ना इंसानों को एक नीड निकल कर आती है कि एंड और इनमें क्या डिफरेंस होगा। तो ये एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसका मतलब ये दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई एक पसंद है। तो यहां पर एंड और इनका एक स्टेटमेंट बदल जाता है। तो अगर मैं कहता हूं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये दोनों पसंद है, तो इसका मतलब वो कॉमन बच्चे आएंगे। और मैं कहूं फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद है, यानी दोनों में से कुछ भी एक पसंद होना चाहिए एटलीस्ट, तो यहां पर ये सारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, लॉजिक को समझना है। एंड और का लॉजिक यहां पर हमने क्यों बनाया, क्यों कहा एंड का मतलब ये होगा, और का मतलब ये होगा, क्यों, क्योंकि हमारी नीड है, हमें दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन के दौरान हमको ये चीज नजर आ रही है। तो यहां पर एक चीज आई कि हम एक ऐसा कलेक्शन बना सकते हैं जिसमें बच्चों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पसंद है, एक सेट ये बन सकता है। और हम कह सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पसंद है। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट एक। तो अगर मैं देखूं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का अगर मैं सेट बनाऊं तो ये आएगा P एंड C और P और C, इस तरीके से मैंने दो सेट बना लिए। तो इसके अंदर जो मेरे पास आएगा A1 आएगा, A3 आएगा, A10 आएगा। ठीक है, A10 आएगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, माफ करना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि दोनों पसंद होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं आएगा, गलत लिख दिया मैंने। इसमें कौन सा बच्चा है जिनको दोनों पसंद है, ठीक है A3, तो यहां पे सिर्फ A3 आएगा। ऑब्जर्वेशन से लिखेंगे हम आंसर। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो भाई A1 को फिजिक्स पसंद है, A3 को पसंद है, A10 को पसंद है, तो फिजिक्स वाला क्राइटेरिया ये फिल कर रहे हैं, A1, A3, A10। और फिर A2 को देखूं तो A2 को केमिस्ट्री पसंद है, A3 को केमिस्ट्री पसंद है और A7 को केमिस्ट्री पसंद है। ठीक है, तो अब देखें अगर, तो इन सेट्स के अंदर A3 दो बार लिखा रहा है, मान लेते हैं इसका नाम है रमेश। ठीक है, रमेश को दो बार लिखने से सेट में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब एलिमेंट्स को रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिकली सोचा जाए, क्योंकि सेट एक कलेक्शन है, कलेक्शन में उसको 100 बार लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं रमेश को 10 बार लिख दूं, रमेश 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 रमेश, तो इससे रमेश एक इंसान से 10 इंसान नहीं बन जाएगा, वो एक ही रहेगा। तो इसका मतलब कलेक्शन के अंदर एक चीज को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां से हम एक चीज देख रहे हैं कि एक परिस्थिति में तो हम कॉमन एलिमेंट निकाल रहे हैं, और एक परिस्थिति के अंदर जो दोनों सेट्स के एलिमेंट है उनको जोड़ दे रहे हैं और कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिख रहे हैं। अब आपने एक नई चीज खोजी। कैसे खोजी? अपने आप एक परिस्थिति देखी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, जिनको फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, तो ऐसे बच्चों का सेट बनाओ जिनको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पसंद हो। ठीक है, यानी कि दोनों पसंद हो। तो उसमें निकल कर आया A3, और उस सेट को ढूंढने के लिए हमारे लिए बेस्ट है कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेट का ही इस्तेमाल करें। अब मैं पूरी क्लास में वापस एक एक करके सबसे पूछने की बजाय जो इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर लेता हूं। तो यहां पर इस परिस्थिति को हम लोगों ने देखा, इसको हमने ऑब्जर्व किया, और यहां पे कॉमन एलिमेंट निकल रहे हैं, तो एक नई खोज हो गई। और इसी एक नई खोज को हमने एक नाम दिया, हमने इसको नाम दिया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है, जिसमें कि आप कॉमन एलिमेंट्स को देखते हो। और दूसरे केस में P और C, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी या तो फिजिक्स पसंद हो और केमिस्ट्री पसंद हो, दोनों में से कोई एक पसंद होना चाहिए। ठीक है, या दोनों भी पसंद हो सकते हैं। तो उस केस के अंदर हमें फिजिक्स पसंद आने वाले A1, A3, A10 थे, और केमिस्ट्री पसंद आने वाले A2, A3, A7 थे, जिसमें A3 दो बार आ रहा है क्योंकि इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पसंद है। तो इनको दोनों को एक बार लिखा और हमें मिल गए इन 5 बच्चों का सेट। तो इस चीज को हमने नाम दिया यूनियन। यूनियन, ठीक है, यूनियन हमने इसको नाम दिया। तो अब नामकरण किया। हम नामकरण क्यों करते हैं? इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम उसको एक नाम दे देते हैं, और लंबा चौड़ा नाम लिखने की बजाय हम उसको एक सिंबल दे देते हैं, जिससे कि हमारे वक्त की बचत होती है। हमें इन चीजों को याद नहीं करना होता है, समय अनुसार जब हम इनको प्रैक्टिस करने लगते हैं या चीजों को करने लगते हैं, इस दुनिया में घुल मिल जाते हैं, तो वो सिंबल्स अपने आप हमारी मसल मेमोरी के अंदर और ब्रेन मेमोरी के अंदर आ जाते हैं। तो यूनियन के लिए हमने सिंबल लिया यू का, कैपिटल यू, बड़ा सा यू, और इंटरसेक्शन के लिए हमने उल्टे यू का सिंबल लिया। एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर ये सिंबल बन गए। तो P एंड C वाले केस में हम ये कह सकते हैं कि P इंटरसेक्शन C है ये, और P और C में कह सकते हैं कि P यूनियन C है ये वाला C।
ठीक है, ये यूनियन का सिंबल है, PUC नहीं है, P यूनियन C है, फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। अब देखो बात को समझो, अगेन उसी चीज को मैं दोहराऊंगा कि हम चाहते तो बस दो सेट दिखाते यहां पर, एक सेट के अंदर ये एलिमेंट है, दूसरे सेट के अंदर ये एलिमेंट है। यूनियन करने के लिए आप इन दोनों के एलिमेंट्स को लिख दो, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो। तो इस वे में अगर हम लोगों ने पढ़ा तो हमने गलती क्या करी, हमने गलती ये करी कि हमने सिर्फ एक स्टेप याद कर लिया कि यूनियन करने के लिए हमें ये करना चाहिए, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन की वजह से हमने सेम वही चीज, अंत में तो हम वही करेंगे ना जो यूनियन में किया जाता है, लेकिन मानसिकता में कितना परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन ऐसा है कि अब इस यूनियन को एज अ स्टेटमेंट याद ना करने की बजाय, आसान है, मैं मानता हूं ये चैप्टर आसान है, लेकिन एक राइट हैबिट बिल्ड हुई कि आसान सी चीज है, हम इतने मैच्योर हैं कि इस स्टेटमेंट को याद रख सकते हैं लंबे समय तक, कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन मानसिकता के परिवर्तन को देखो, स्टेटमेंट याद करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बल्कि ऑब्जर्वेशन के रास्ते इन चीजों को डिस्कवर किया, और गणित में आगे हमें चीजों को डिस्कवर करना है, सही मानसिकता डेवलप हुई, प्लस चीजें क्यों कर रहे हैं उसका जवाब हमें खुद ब खुद मिल गया। सिर्फ हमें याद नहीं करना है कि यार, अब हम सोचते हैं कि रियल लाइफ के अंदर इनका को क्या यूज होता है, हम जो ये पढ़ रहे हैं इसका कोई यूज नहीं है, बट एक्चुअली में आप इन चीजों को अब रियल लाइफ से ही खोज रहे हो, तो मानसिकता में परिवर्तन आता है। और अगर आप एक खोजकर्ता की नजर से सोचोगे तो खोजकर्ता को, जो एक ऐसा इंसान है जो भविष्य में कुछ खोजने वाला है, उसको तो कोई डेफिनेशन भी नहीं बताने वाला है, क्योंकि वो तो आज तक खोजी ही नहीं गई है, तो उसको ऑब्जर्वेशन के रास्ते ही चीजों को डिस्कवर करना होता है। और इनको भी जब डिस्कवर किया गया होगा तो ऑब्जर्वेशन के रास्ते ही तो डिस्कवर किया गया होगा, और यही तो है राइट वे ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के जरिए हमको वो चीज सीखनी है जिससे कि हम सेल्फ लर्नर और एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बने, ना कि बस स्टेटमेंट याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेटमेंट याद करके अगर हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दें तो इसमें अभी तक हम 2 क्वेश्चंस कर चुके होते, हमें लगता कि यहां पे हमारा वक्त बच रहा है, बट एक्चुअली में हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे होते। क्यों? क्योंकि हम सोचना नहीं सीख रहे होते, हम राइट वे ऑफ एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे होंगे, हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे, हम स्टेटमेंट याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, और इसी चीज से आपको बचना है। ठीक है, तो देखो यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या है, कितनी आसानी से समझ आ गया। अब आपकी बारी है सोचना इसके बारे में, एक परिस्थिति खुद से क्रिएट करो, जो मैंने क्रिएट करी है उससे अलग क्रिएट करो, और यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में सोचो, ठीक है, सेट्स के ऑर्डर के बारे में सोचो। सोचना जरूरी है, आसान चैप्टर को अपॉर्चुनिटी की तरह लो, प्रैक्टिस करने के लिए, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, ताकि इसके बाद जो चैप्टर्स आए जो कि डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, इसके कंपैरिजन में थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, बस थोड़े से, लेकिन है बहुत आसान, तो उनके लिए आप राइट वे में शुरू से तैयार रहो, और राइट वे में उन चैप्टर्स को भी ऑब्जर्व करके ही पढ़ो। ठीक है, चलो, तो देखो यूनियन इंटरसेक्शन की हमने खोज कर ली, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये हमने खोज कर लिया। अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास 2 सेट होंगे और उनका यूनियन करना है, तो उसको अगर मैं कहूं एम सेट यूनियन स्पोर्ट्स, मैथ्स का सेट और स्पोर्ट्स के सेट का यूनियन करना है, तो A1 रिपीट है, A10 रिपीट है, ठीक है, बाकी को देखूं A1 A5 A7 A9 A10, A1 रिपीट है, छोड़ दो, A3 A4 A5 रिपीट है, क्योंकि यहां पे A4 से A10 तक है, A7 भी आएगा, A9 भी आएगा, तो बस सारे आ गए, ये रहा आपका सेट। ठीक है, ना 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 ना, जो कॉमन है उनको एक बार तो लिखना ही है ना, 5 7 हमने लिख लिया, 6 नहीं लिखा है, ठीक है, तो A6 आएगा, 8 नहीं है, A8 आएगा यहां पर, बस अब ये यहां पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा सेट देखो कंप्लीट हो गया यूनियन का, जो कॉमन है बस उनको एक बार लिखा, बाकी सेट्स को हमने सारा का सारा लिख दिया यहां पर, तो ये है देखो हमारा यूनियन। इंटरसेक्शन होता तो हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखते, और कॉमन एलिमेंट यहां पर क्या है, M इंटरसेक्शन S, ठीक है, तो उसको अगर हम देखें तो कॉमन है यहां पर A1, A3 नहीं है, A4 नहीं है कॉमन, A5 कॉमन है, A5 कॉमन है, A7 कॉमन है, A9 कॉमन है, और A10 कॉमन है। ये रहा आपका इंटरसेक्शन, क्योंकि यहां पे A4 से लेकर A10 तक सारे एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इंटरसेक्शन। अब जब हमने नई चीज खोज ली, उसका नामकरण कर दिया, उसको सिंबलाइज कर दिया, और उन्हीं सिंबल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे, फर्दर ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं क्या जानने को मिलता है। तो यूनियन इंटरसेक्शन हमें देखो देखने को मिल रहा है। अब क्या करते हैं, अब यहां पर फर्दर ऑब्जर्व करें अगर हम, तो हमें यहां पर और क्या देखने को मिलता है, हमें यह देखने को मिल रहा है कि क्लास 11 के सेट को अगर हम ध्यान से देखें, क्लास 11 का जो सेट है, ठीक है, फिजिक्स का सेट, केमिस्ट्री का सेट, मैथ का सेट और स्पोर्ट्स का सेट, इन 4 सेट को देखें और क्लास 11 के सेट को देखें तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, बाकी के सेट्स को देखें तो इनके अंदर मौजूद जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट क्लास 11 के सेट में मौजूद हैं, क्लास 11 के सेट में मौजूद हैं। ये सब भी सेट्स हैं, ये भी एक सेट है, लेकिन इनके एलिमेंट और क्लास 11 के एलिमेंट जो हैं
बेशक सारे एलिमेंट्स इनमें नहीं है, लेकिन जितने भी एलिमेंट हैं वो क्लास 11 के एलिमेंट के अंदर कॉमन नजर आ रहे हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन है, जो जो भी कुछ दिख रहा है ना वो आपको देखते जाना है। तो अगर मैं जैसे देखूं फिजिक्स के अंदर A1 A3 A10 मौजूद है, तो वो क्लास 11 में भी तो मौजूद है A1 A3 A10, ठीक है, क्योंकि वो तो क्लास 11 के स्टूडेंट है जिनको फिजिक्स पसंद है। उसमें सिर्फ ये 3 बच्चे हैं, लेकिन क्लास 11 के अंदर वो सारे बच्चे हैं। ऑब्जर्वेशन, तो यहां पर ये सबके सब सेट्स हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं कहूं कि ऐसे सेट भी मौजूद हैं जो किसी एक दूसरे सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसके जैसे एलिमेंट भी यहां पर मौजूद हैं, और यहां से हमने एक नए चीज को डिस्कवर किया नेचर में और देखा कि फिजिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो क्लास 11 के सेट के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये सेट और ये सेट में एक रिलेशन निकल कर आता है, और वो रिलेशन एक नाम है, और वो नाम क्या है कि P जो है वो क्लास 11 सेट का सबसेट है। क्या है? सबसेट है, ठीक है। ये हमने एक नाम दिया इसको। सबसेट मतलब कि एक ऐसा छोटा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो एक बड़े सेट के एलिमेंट से मेल खाते हैं, कॉमन है। बेशक सारे एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, लेकिन जितने भी हैं वो इसके साथ मेल खाते हैं, और ये एक ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन हमें काम आएगी। क्यों? क्योंकि ये वास्तविकता में हमें अगर नजर आ रहा है तो इसका कोई ना कोई रोल होगा। हम सिर्फ चीजों को खोज खोज कर उनके नामकरण कर रहे हैं। तो P इज अ सबसेट ऑफ क्लास 11, हमने इसको ऐसे बोला। अब इतना लंबा सबसेट लिखने की बजाय हमने क्या किया, यूनियन का सिंबल U था ना, उसको 90 डिग्री लेटा दिया। ये C नहीं है, ये U जैसा ही है, ठीक है। तो ये बन गया आपका सिंबल सबसेट का, ये बन गया आपका सिंबल सबसेट का। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज अ सबसेट ऑफ क्लास 11। अब बारी आती है लॉजिकली सोचने की। लॉजिकली सोचने की, जब भी आप कोई भी चीज खोजो, अगला स्टेप होता है उसको फर्दर ऑब्जर्व करते रहो, जो ज्ञान आपके पास है उसके रास्ते लॉजिकली सोचते रहो। तो अब अगर हम कहें कि यार अगर मेरे पास एक ऐसा सेट होता, जैसे कि मैं कहता है कि मैं एक सेट बनाता हूं म्यूजिक का, MU से लिखता हूं, जो कि इसके अंदर सारे बच्चे, सारे 10 के 10 बच्चों को म्यूजिक पसंद है, 10 के 10 बच्चों को म्यूजिक पसंद है, A1 A2 A3 डॉट 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 A10, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर ये जो सेट है और ये सेट है, इनके दोनों एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। तो क्या ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं? लॉजिकली यस, दोनों इक्वल हैं। बट क्या दोनों सेट्स स्टेटमेंट वाइज सेम है? जवाब है नहीं। सोच के देखो, जवाब है नहीं। अगर मैं इस सेट को देखूं तो ये सेट डिफाइन होता है वो बच्चे जिनको म्यूजिक पसंद है, ठीक है, और ये सेट डिफाइंड होता है वो बच्चे जो क्लास 10th सॉरी 11th के अंदर है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट वाइज ये दोनों सेट अलग अलग हैं, ऑब्जर्वेशन, लेकिन एलिमेंट वाइज दोनों के दोनों सेट यहां पर क्या है, सेम टू सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ म्यूजिक एंड सेट ऑफ क्लास 11 बोथ आर इक्वल, ठीक है, एलिमेंट वाइज। बट स्टेटमेंट वाइज दोनों के दोनों यहां पर क्या है, अलग है। हम ये स्टेटमेंट वाली बात अभी नहीं पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। लेकिन जब हम खोज रहे होंगे ना, तो जब हम नेचर को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो नेचर ऐसा तो नहीं है ना कि आप 11th में तो आपको सिर्फ 11th वाली चीज ही दिखाएगा, आगे की चीज भी दिखा सकता है। तो यहां पर इक्वल सेट्स का मतलब हम ये अपनी एनसीईआरटी में यही पढ़ते हैं कि जिनमें सारे एलिमेंट सेम हो, ठीक है, उन्हें इक्वल सेट कहते हैं। बट हमें एक नया ज्ञान भी मिल गया कि सेट्स दोनों के दोनों इक्वल हैं क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है, बट स्टेटमेंट वाइज दोनों सेट्स अलग अलग हैं, क्योंकि ये सेट डिफाइन कर रहा है उन बच्चों को जो कि क्लास 11 में है और जिनको म्यूजिक पसंद है। बट इत्तेफाक से वो सारे बच्चे हैं जिनको म्यूजिक पसंद आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूजिक का सेट और क्लास 11 का सेट इक्वल है। लेकिन हमें यह बोलना होगा कि म्यूजिक का सेट और क्लास 11 का सेट इक्वल है, ये नहीं बोलेंगे कि म्यूजिक और क्लास 11 एक ही सेट है। लॉजिक को समझो, म्यूजिक और क्लास 11 ये दो अलग अलग सेट हैं, ये दोनों सेट इक्वल हैं। लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, ये दोनों सेट्स इक्वल हैं बट ये दोनों एक ही सेट हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो यहां से लॉजिकल थिंकिंग बात निकल कर आती है, और आगे चल के सेट के अंदर ही आप ये लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, आप करोगे। आप प्रोबेबिलिटी वगैरह सब सेट्स के साथ यहां पे कनेक्ट होगा, यूनियन इंटरसेक्शन के साथ, जहां पर आपको पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर एल्गोरिदम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रुथ टेबल, ये सारी चीजें आपको बनानी होंगी। तो यहां पर क्या आता है, लॉजिकल थिंकिंग निकल कर आता है। लॉजिकली सोचो, तो यहां पर हमने ये चीज नहीं, हम ह्यूमंस नहीं बना रहे हैं, जो हमें दिख रहा है हम उसके हिसाब से अपने नॉलेज का जो हमारे पास अभी तक है उसके जरिए सोच रहे हैं कि ये दोनों सेट्स अलग अलग हैं, एलिमेंट सेम है, इसलिए म्यूजिक का सेट और क्लास 11 का सेट इक्वल है, लेकिन ये दोनों सेट अलग अलग हैं। ये एक म्यूजिक का सेट है, क्लास 11 का सेट है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स यहां पर क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहां से हमें निकल कर आ गया इक्वालिटी ऑफ सेट को भी हमने ऑब्जर्व कर लिया विद प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर थिंकिंग वाया ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो सबसेट हो गया, इक्वल सेट हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, और यहां पर हमने और क्या देखा, हाँ, अब यहां पर एक और चीज ऑब्जर्व करी जा सकती है
क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल भी हैं। लेकिन अगर मैं सबसेट की बात करूं तो सबसेट की जो परिभाषा हमने कुदरत को ऑब्जर्व करके अभी अभी खोजी है, उस परिभाषा के अनुसार एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट किसी एक बड़े सेट के एलिमेंट से हूबहू मेल खाते हैं, बेशक उससे कम होंगे लेकिन मेल खाते हैं। तो फिर हमने एक फिर से लॉजिकली सोचा, लेकिन अगर एलिमेंट्स सेम टू सेम हो तो क्या हम उसे सबसेट कहेंगे? तो हमने कहा सबसेट की परिभाषा जो अभी अभी हमने खोजी है कुदरत में से, उसके अनुसार सोचते हैं और देखते हैं कि क्या एम म्यूजिक का जो सेट है वो क्लास 11 का सबसेट कहलाया जा सकता है, या क्लास 11 का जो सेट है वो म्यूजिक का सबसेट कहला सकता है। सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम यहां पर कह सकते हैं कि भाई जो एलिमेंट इनमें मौजूद है वो इसमें मौजूद होने चाहिए सबसेट की परिभाषा अनुसार। तो क्या जो एलिमेंट इसमें मौजूद है वो इसमें मौजूद है? जवाब है यस। तो इसका मतलब म्यूजिक सेट इज अ सबसेट ऑफ क्लास 11 का सेट, क्योंकि जो हमने खोजा कुदरत से उसको ये वॉयलेट नहीं कर रहा है। प्रूफ अगर हम इसको देखें तो प्रूफ हम क्या करते हैं, जो इसका कैरेक्टर है सबसेट का, उस कैरेक्टर को अप्लाई कर रहे हैं। तो भाई यहां पर अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो उस कैरेक्टर को भली भांति फुलफिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये चीज एक सबसेट है। सिमिलरली हम कह सकते हैं क्लास 11 इज अ सबसेट ऑफ एमएस, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये सबसेट भी है और ये इक्वालिटी की परिभाषा को भी फॉलो कर रहा है, मतलब ये दोनों को फॉलो कर रहा है, तो सबसेट के साथ हम क्या करते हैं, सबसेट और इक्वल टू इन दोनों साइन को मर्ज करके ये साइन हम लोगों ने बना दिया। तो यहां पर एक इक्वल टू वाली जो एक लाइन होती है, दो लाइनें होती हैं, उसमें से एक लाइन हमने नीचे लगा दी, तो हम कह सकते हैं सबसेट भी है और इक्वल भी है। तो चीजें अपने आप समझ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, लॉजिकली सोचने का बस देर होती है हमें, और कुछ नहीं। तो देखो सबसेट यहां पर हमें समझ आ गया। अब बारी आती है हमारी, जो जो चीजें हमने करी है एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या ढूंढ लिया। हमने ढूंढ लिया यूनियन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, सिंबल्स भी यहां पे लगा लेते हैं, यूनियन का ये है, इंटरसेक्शन का ये है, सबसेट, ठीक है, जिसका सिंबल ये है, इक्वालिटी, इक्वल सेट, इक्वल सेट जो कि इससे रिप्रेजेंट होगा ऑब्वियसली। फिर आपका और क्या ढूंढा है हमने, ठीक है, सबसेट हो गया। बस ये चार चीजें हमने ढूंढी हैं, ऑर्डर पे ये डिपेंड नहीं करता है, इन चीजों को हमने ऑब्जर्व किया है। अब आगे क्या करें, ऑब्जर्व करते हैं, कुछ नया मिलेगा, ठीक है। तो हमने देखा यार सेट्स हैं हमारे पास, सबसेट है हमारे पास, जो कुछ भी हमें मिलता जा रहा है फर्दर हम उन चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा कि यार अगर इन्हीं सेट्स को ऑब्जर्व किया जाए, तो हमने यूनियन के अंदर एंड और को ऑब्जर्व किया था, तो उसी तरीके से देखें कि यार अगर मैं दो सेट उठाता हूं, ठीक है, दो सेट उठाता हूं जिसमें मुझे एक ऐसा सेट चाहिए, एक कंडीशन लेता हूं जो रियल परिस्थिति हो सकती है। ऐसे बच्चे की मुझे तलाश है जिनको सिर्फ फिजिक्स पसंद हो, ठीक है। मतलब मैं क्या करता हूं, मैं फिजिक्स और मैथ लेता हूं, फिजिक्स और मैथ का सेट लेता हूं, इन दोनों सेट को मैं अभी अंडर ऑब्जर्वेशन लेकर आता हूं, ठीक है। ये वो सेट है जिनमें बच्चों को फिजिक्स पसंद है, ठीक है, और ये वो सेट है जिनमें बच्चों को मैथ्स पसंद है, ठीक है। इन दोनों सेट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन लेकर आते हैं। मुझे ऐसे बच्चों की तलाश है 11वीं कक्षा के अंदर जिनको सिर्फ फिजिक्स और मैथ में, बाकी सब्जेक्ट से हम अभी कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, फिजिक्स और मैथ के अंदर सिर्फ फिजिक्स पसंद हो, ठीक है। और एक दूसरा कंडीशन ले लेंगे, फिजिक्स एंड मैथ में सिर्फ मैथ पसंद हो। तो यहां पर ध्यान से देखना, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है सेट। तो यहां पर एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट में दे चुका हूं, ऑलरेडी दे रहा हूं अभी, कि फिजिक्स एंड मैथ्स में सिर्फ फिजिक्स पसंद हो, सिर्फ फिजिक्स पसंद हो, ये मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं इस स्टेटमेंट के अनुसार ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं इन दोनों सेट्स को ऑब्जर्व करूंगा। तो भाई देखो A1 पे अगर मैं फोकस करूं, A1 वो बच्चा है जिसको मैथ भी पसंद है, फिजिक्स भी पसंद है, ठीक है। A3 वो बच्चा है जिसको फिजिक्स पसंद है बट मैथ पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस सेट के अंदर मेरे पास आएगा A3 आ जाएगा। A1 को तो देखो फिजिक्स और मैथ दोनों पसंद है, और यहां पे है फिजिक्स एंड मैथ में सिर्फ फिजिक्स पसंद हो, स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, सिर्फ फिजिक्स पसंद होनी चाहिए। तो A1 तो कट गया मेरे पास, ठीक है। A3 को देखूं मैं तो A3 को फिजिक्स पसंद है, लेकिन मैथ वाले केस में वो आ ही नहीं रहा है, तो भाई A3 वो बंदा आ गया जिसको सिर्फ फिजिक्स पसंद है। अब A10 को देखूं तो A10 को फिजिक्स पसंद है लेकिन मैथ भी पसंद है, ठीक है। अब बारी आती है A5, A7 और A9 की। A1 और A10 तो कंसिडरेशन में आ चुके हैं। अब यहां पर क्या हम इनको ऑब्जर्व करें, ठीक है, सोचो सोचो, ठीक है, डायरेक्ट कंक्लूड मत करो, सोचो। तो मैं बात करूं, सेट्स एक वेल डिफाइंड है, ठीक है, और हमने यहां पे स्टेटमेंट डिफाइन कर दी है, फिजिक्स एंड मैथ में सिर्फ फिजिक्स पसंद हो। तो यहां पे सिर्फ फिजिक्स पसंद हो, तो जिनको मैथ पसंद है उन बच्चों से हमें क्या लेना देना, ठीक है। हमें उन बच्चों को कंसिडरेशन में लाना ही नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जिनको सिर्फ फिजिक्स पसंद हो, सिर्फ फिजिक्स की बात हो रही है। तो हम फिजिक्स में जो बच्चे हैं उनको देखेंगे, और उनमें से जो बच्चे मैथ में आ रहे हैं उनको हटा देंगे, उनको हटा देंगे। तो यहां पे मैं कह सकता हूं
कि यहाँ पे जो फाइनली सेट बना वो A3 बना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार इसको अगर मैं देखूं, मेरे पास फिजिक्स का सेट है और मैथ का सेट है, ठीक है। फिजिक्स के सेट में जो एलिमेंट है उसमें से मैथ के सेट के एलिमेंट्स को मैं यहां पर घटा रहा हूं। एक तरीके से देखा जाए, ऑब्जर्व करें तो फिजिक्स के अंदर A1 एलिमेंट है और A10 एलिमेंट है, इसमें भी A1 है और A10 एलिमेंट है, उनको मैंने घटा दिया। लेकिन A5 A7 A9 क्या उनको घटा पाया? जवाब है घटाना ही क्यों है, क्योंकि ये तो यहां लाई ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब फिजिक्स एंड मैथ में सिर्फ फिजिक्स पसंद हो तो उस केस में हम फिजिक्स के सेट में से मैथ के सेट को घटाएंगे, लेकिन मैथ के सेट के वो एलिमेंट घटा रहे हैं हम लोग जो फिजिक्स के अंदर कॉमन है। बाकी एलिमेंट को तो हमें अंडर कंसिडरेशन लाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ही अलाउ नहीं कर रही है। तो यहां पे फिजिक्स वाले सेट में से टेक्निकली हमने मैथ के सेट को सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसके अंदर ये A5 A7 A9 को ये हमारी स्टेटमेंट अलाउ नहीं कर रही है। तो इसलिए P माइनस M एक सिंबॉलिक हो गया, इसको हमने एक नाम दिया क्योंकि माइनस लगाया, क्योंकि हम घटा रहे हैं। तो हमने यहां पर वर्ड यूज किया डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स का, ठीक है। तो P माइनस M जब हम कर रहे हैं तो उस दौरान हम फिजिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट मैथ में पाए जा रहे हैं उन एलिमेंट्स को घटा रहे हैं। तो यहां पर टेक्निकली क्या कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन द्वारा हमने खोजा। अब मैं ऐसे कहूं P एंड M में, ये मैं कॉमन ले लेता हूं, P एंड M में सिर्फ M पसंद हो, यानी मैथ पसंद हो, हमारी स्टेटमेंट बदल गई है। अब इस स्टेटमेंट के अनुसार अगर मैं चलूं तो यहां पर मैं मैथ्स को सिर्फ मैथ पसंद हो तो मैं क्या करूंगा, मैं मैथ्स के सेट पे फोकस करूंगा, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्हें मैथ पसंद है, ठीक है। अब इन बच्चों को वापस से एक रिवीजन हो जाएगा आपका, ये वो बच्चे हैं जिनको मैथ पसंद है, इनमें से हमें उन्हीं बच्चों को तो छांटना है जिनको फिजिक्स भी पसंद होगी। सिंपल, जिनको फिजिक्स भी पसंद होगी, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट क्या कह रही है, सिर्फ मैथ पसंद हो। तो अब लॉजिकली सोचो, इन 5 बच्चों में से मैं किन बच्चों को गायब करूं? उन्हीं बच्चों को तो गायब करना जिनको फिजिक्स भी पसंद है, ठीक है। जैसे A1 को फिजिक्स पसंद है तो A1 को मैं एलिमिनेट कर दूंगा। फिर A10 है, A10 को मैथ तो पसंद है लेकिन फिजिक्स भी पसंद है, इसको एलिमिनेट कर दूंगा। A5 A7 A9 ये वो बच्चे हैं जिनको मैथ पसंद है लेकिन ये फिजिक्स के दायरे में आते ही नहीं है, तो ये वो बच्चे निकल कर आ गए। तो M माइनस P के अंदर जो सेट बना वो बना A5 A7 A9, एज सिंपल एज दैट। हमने यहाँ A3 को कंसिडर नहीं किया क्योंकि A3 वो बच्चा है जिसको फिजिक्स पसंद है लेकिन मैथ पसंद नहीं है, ठीक है। तो इनको कंसिडरेशन में लाने का क्या मतलब है, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट कह रही है कि आपको सिर्फ मैथ पसंद है, तो हम जिनको मैथ पसंद है उन बच्चों पे फोकस करेंगे। ये 5 बच्चे, हमने 5 को खड़ा किया। पहला बच्चा A1 आया, हमने उससे पूछा क्या तुम्हें फिजिक्स पसंद है? यस, चलो हट जाओ, ठीक है। फिर अगला बच्चा आया A5, उससे पूछा क्या तुम्हें फिजिक्स पसंद है? बोलता है नहीं, तुम रुके रहो। अगले से पूछा A7 से क्या तुम्हें फिजिक्स पसंद है? उसने बोला नहीं, तुम भी रुके रहो। A9 से पूछा क्या पसंद है? नहीं, तुम भी रुके रहो। A10 से पूछा क्या पसंद है? उसने बोला हाँ, तुम भी इधर आ जाओ। 3 बच्चे ये वो आ गए जिनको सिर्फ मैथ पसंद है। मैं फिजिक्स के सेट पे क्यों फोकस करूं? A1 A10 तो छट गए हैं, A3 बचा ना वहां पर। मैंने A3 से पूछा क्या तुम्हें मैथ पसंद है, ठीक है। तो अब इसको मैथ पसंद हो या ना हो, लॉजिकली सोचो, इसको मैथ पसंद हो या ना हो, हमारी स्टेटमेंट तो कह रही है जिसको सिर्फ मैथ पसंद है, और A3 तो ऑलरेडी वो बच्चा है ना जिसको फिजिक्स पसंद है, तो उसको कंसिडरेशन में लाके करेंगे ही क्या। तो डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर हम सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो दूसरे सेट में पाए जाते हैं, जिसको आप बाद में लिख रहे हो, जैसे मैथ में से फिजिक्स के सेट को माइनस कर रहे हैं, तो मैथ के अंदर जो कॉमन एलिमेंट जो फिजिक्स के सेट में पाए जाते हैं, बस उन एलिमेंट्स को गायब कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट्स मैथ के सेट के ही आपको लिखने हैं। तो ये रहे वो एलिमेंट्स। तो इसलिए हम इस तरह से डिफरेंस ऑफ सेट को अंजाम देते हैं। और देखो, यही है लॉजिकल थिंकिंग। अब इसके बाद चीजों में आपको हर जगह इसी तरीके से ये एक तरीके का लॉजिकल प्रूफ होता है और लॉजिकल डिस्कवरी होती है, जहां पर आपने जो चीज खोजा उसके पीछे के सही कारण को आप जानते हो। यदि इसी चीज को हम बस ऐसे याद कर लेते, एक ऑब्जर्वेशन ना करते हम लोग, ठीक है, हम इसको याद कर लेते कि यार अगर आपके पास 2 सेट हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये सेट है और ये सेट है, आपको यदि डिफरेंस करना है तो इनके कॉमन एलिमेंट को घटा दो। यही चीज जो हमने थोड़ा वक्त लेके ऑब्जर्व किया, लेकिन इससे हमने इसको पूरे जीवन काल के लिए समझ लिया है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये दो ऐसे एक सेट के एग्जांपल बना लेते, उसमें से कहते हैं कि डिफरेंस में ना आपको जो सेट आगे लिखा हुआ है उसके एलिमेंट में से जो सेट माइनस कर रहे हो, बस उसके कॉमन एलिमेंट को घटा के लिख देना, और बाकी जो अनकॉमन एलिमेंट है उस पर आपको फर्क नहीं करना है। तो यहां पर आपने एक स्टेप को याद कर लिया, उस प्रोसेस को आप फुलफिल कर रहे हो, दैट सेट, ठीक है, जिससे कि आप थोड़े समय के लिए, जब तक 11वीं में हो या इसके सवाल आएंगे, ये आपको याद रहेगा
या आप इसको बार बार याद करके आप उस सवाल के जवाब तक पहुंचते रहोगे जब तक आपसे सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज और लाइफ लॉन्ग इसकी यूजेबिलिटी आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। हो सकता है ये आपको जिंदगी में 3 साल तक आता रहे, 3 साल तक आप उस प्रोसेस को बार बार याद करते रहोगे। एक बार थोड़ा वक्त देके अगर हमने लाइफ लॉन्ग के लिए उसे समझ लिया, और कई बार क्या होता है हम छोटे छोटे टुकड़ों में बार बार वक्त देते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने अभी जितना वक्त दिया उससे कई गुना ज्यादा वक्त हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बार बार देके अपने ही वक्त को खपा देते हैं, और ऐसे ही हमारे पास वक्त नहीं बचता है चीजों को फर्दर एक्सप्लोर करने का। क्योंकि हम जिस वक्त में उसे एक्सप्लोर कर भी रहे थे ना, जिस वक्त को बचाने की कोशिश करी हमने, उस छोटे से वक्त में हमने उसको गलत एक्सप्लोर किया, और क्योंकि गलत एक्सप्लोर किया हम कुछ दिन बाद फिर भूल जाएंगे, हम फिर उसको गलत एक्सप्लोर करेंगे, हम फिर भूल जाएंगे, तो बार बार भूलते जाएंगे। छोटा छोटा करते करते हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमने अभी अगर 15 मिनट लगाए हैं, तो हम यही चीज अगर 5-5 मिनट में करते तो 5-5 करके अगर हम ये काम 10 बार करते तो 50 मिनट हो जाता। तो टेक्निकली 50 में से अगर 15 माइनस करें तो 35 मिनट की बचत करते हो आप ऑब्जर्वेशन से पढ़ के। ये ऐसा देखने में लगता है कि ये लंबा है, लेकिन गलत वे में 100 बार पढ़ने से अच्छा है सही वे में 1 या 2 बार पढ़ लो, काम खत्म। ठीक है, लॉजिकली सोचना स्टार्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है। अब फर्दर, क्योंकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, अब आपको सोचना है, तो हम यहां पर एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं, इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, कि यहां पर हमने देखा एम, वैसे तो इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है, छोटा सा ही पार्ट है, ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है। हमने यहां पर सेट्स को देखा, सबसेट्स को देखा, ठीक है, यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, इक्वल सेट्स देखे, और साथ ही साथ एक चीज और नजर आ रही है कि ये जितने भी सेट्स है ना, इन सेट्स के अंदर एक खास बात है। ठीक है, इन सेट्स के अंदर एक खास बात है, और वो ये है कि ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और ये भी इसका सबसेट है। ठीक है, यानी कि इन सेटों पे फिजिक्स किनको पसंद है 11वीं कक्षा में, केमिस्ट्री किनको पसंद है 11वीं कक्षा में, मैथ किनको पसंद है 11वीं कक्षा में, ठीक है, म्यूजिक किसको पसंद है 11वीं कक्षा में, स्पोर्ट्स किसको पसंद है 11वीं कक्षा में। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर एक ऐसा सेट भी मेरे पास निकल कर आता है जिसमें इस 11वीं कक्षा के अंदर बनने वाला हर एक सेट उसका सबसेट हो सकता है। अगर मैं 11वीं क्लास के अंदर काम कर रहा हूं, ठीक है, और मैं किसी भी फील्ड में किसी भी चीज का सेट बनाने की कोशिश करूंगा, तो वो क्लास 11 के बच्चों के सेट का सबसेट होगा हमेशा। तो यहीं से निकल कर आता है एक चीज जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर हम कहें तो क्लास 11 का सेट, जैसे कि हम ये कहें कि हम इस दुनिया में कुछ भी खोज लें वो ब्रह्मांड का हिस्सा ही होगा, उसी तरीके से 11वीं कक्षा के अंदर आप कोई भी सेट बना लो वो क्लास 11 के सेट का सबसेट होगा। तो इसीलिए क्लास 11 का जो सेट है ना, वो एक ऐसा सेट हो गया जिसके अंदर वो सारे सेट्स मौजूद मिलेंगे आपको, जिन जो जो चीज आप 11वीं कक्षा में खोज सकते हो। तो क्लास 11 का सेट आपके लिए एक तरीके से बाकी के जितने भी सेट्स हैं उनके लिए एक ब्रह्मांडीय सेट बन जाता है। ब्रह्मांडीय सेट मतलब कि जो कुछ भी आप 11वीं क्लास में सोच सकते हो या जिस भी चीज का आप एक कलेक्शन बना सकते हो वो क्लास 11 का सबसेट होगा। तो एक ब्रह्मांड की तरह एक्ट कर रहा है क्लास 11 के अंदर सोचे जाने वाले हर कलेक्शन के ऊपर, इसलिए हमने इसको एक नाम दिया यूनिवर्सल सेट। क्या नाम दिया? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसको आप, एक मेन सेट होता है जिसके अंदर वो सारे सेट आ जाते हैं जिन पर आप सोच रहे होते हो, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो ब्रह्मांडीय सेट। ठीक है, तो ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। अब सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, सेट्स को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इन चीजों को फाइनली जब हमने एक रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया तो हमने कहा कि भाई यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सबको भी रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो कहां करें? यहां करते हैं। ठीक है, हमने एक और चीज ढूंढ ली, यहां पर ये भी लिख लेते हैं, डिफरेंस को भी हमने डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, तो एक होगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस सर्कल से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को यू से लिख दिया, मान लेते हैं ये सेट है पी का, जिसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं यहां पे पी ऊपर लिख देता हूं, A1, A3, A7। ठीक है, ये 3 एलिमेंट है, सारे 10 के 10 एलिमेंट यू सेट के अंदर आ ही रहे हैं। फिर मैं एक सेट बनाता हूं यहां पर केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का बनाता हूं, केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है मेरे पास A2 और A7 तो केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे A10 है, सॉरी वही मैं कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ हो गया, A10 और A7। ठीक है, और A3 भी आता है। तो हमने इस सेट को कुछ इस तरीके से बना दिया जिसमें कि आप देख सकते हो ये दोनों सर्कल आपस में मर्ज कर रहे हैं, और उस मर्जिंग के अंदर आपको एक एलिमेंट नजर आ रहा है A3, और A3 केमिस्ट्री के सर्कल के अंदर भी है, फिजिक्स के सर्कल के अंदर भी है। तो ये एक तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का। ये जो कॉमन एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इंटरसेक्शन को। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? जो कॉमन है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों सेट को एक साथ देखें, ठीक है, इन दोनों सेट को एक साथ देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन को। यूनियन वाला सेट आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जिसके अंदर आएगा A1, A10, A3, A2, A7।
ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया और कुछ नहीं। और इस चीज को किसने किया था? वेन नाम के मैथमेटिशियन ने किया था, इसलिए इसका नाम बन गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। और ये सारी चीजें देखो बाई स्टेटमेंट याद करने की बजाय ऑब्जर्वेशन के जरिए खोजी जा सकती हैं। अब सेट्स हैं, सबसेट्स हैं, वेन डायग्राम है, इंटरसेक्शन देख लिया, यूनियन देख लिया हमने। हम इसमें फर्दर आगे ऑब्जर्व करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे सेट्स और सबसेट्स हैं तो हमारे मन में ख्याल आया, सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो हमने कहा कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है, सोचा हमने एक यूनिवर्सल सेट है और जितने भी, सोचो आगे, अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है तो उससे रिगार्डिंग जितने भी सेट बनेंगे वो उसके सबसेट होंगे। तो हमारे मन में ऐसे ये ख्याल आया, क्यों ना एक सेट बनाया जाए जिसके अंदर सारे सबसेट आते हों। ठीक है, सारे पॉसिबल सबसेट आ सकते हैं। क्योंकि अब ये क्यों जरूरी है, जरा सोचो। क्लास 11 के बच्चे हैं, ठीक है, हमें हमारे पास कुछ परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थिति अनुसार हम लोग सेट बनाते हैं। फिजिक्स पसंद है, सेट। केमिस्ट्री पसंद है, सेट। तो कई परिस्थितियां ऐसी भी है जो हमारे दिमाग में अभी नहीं आ रही होंगी, लेकिन जो पर्सनल परिस्थितियां हो सकती हैं। ऐसे बच्चे क्लास 11 के जिनको डोरेमोन पसंद हो, ऐसे बच्चे क्लास 11 के जिनको क्या कहते हैं WWE पसंद हो, ऐसे बच्चे क्लास 11 के जिनको फॉर्मूला 1 पसंद हो। इस तरह के सेट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जितने पॉसिबल सेट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? कुछ कंडीशंस में सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, कुछ कंडीशन में सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ सकता है। सोच के देखो, सोचो, कुछ सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आ सकता है और कुछ केस में सेट के अंदर एक एलिमेंट आ सकता है और कुछ केस में दो एलिमेंट आ सकते हैं। सबसेट वाले केस में अगर हम इस तरह से सेट्स बनाए किसी भी परिस्थिति के लिए, ऐसे बच्चे क्लास 11 के अंदर जिनको ऐसे कहते हैं, जिनको कीचड़ में खेलना पसंद हो। ठीक है, तो इस सेट के अंदर, अब हमने सेट तो डिफाइन कर दिया है बट इसके अंदर बच्चा एक भी नहीं आया। ठीक है, इन 10 बच्चों में से एक भी बच्चे को कीचड़ में खेलना पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस सेट के अंदर क्या आया? एक भी एलिमेंट नहीं आया। तो अब जरा सोचो कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है उसको हम एक नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये भी तो क्लास 11 के ही एक डिफाइंड सेट का पार्ट है। सोचो, सोचना जरूरी है। तो इसी वजह से एम्प्टी सेट जो होता है, ठीक है, वो हर सेट का एक सबसेट होता है। कोई भी सेट होता है, मान लेते हैं क्लास 12 का सेट है या स्पोर्ट्समैन का एक सेट है या किसी एक सेट आपने बना रखा है, सुइयों का सेट है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज की सुई है। ठीक है, हमने कहा एक ऐसी सुई जिसकी निब, ठीक है, पॉइंटेड ना हो, तो एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट हो गई। तो उसमें कितनी सुई आएंगी? एक भी नहीं आएगी, क्योंकि हर सुई की जो टिप होती है वो पॉइंटेड होती है। तो इस केस में भी एम्प्टी सेट उन सुइयों के सेट का एक सबसेट निकल कर आता है। बस फर्क ये है कि उस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। दैट इज वाई एम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सबसेट होता है हर एक सेट का। तो यहां से देखो हमने ये चीज डिस्कवर करी बाई स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट कैसे आई? ऑब्जर्वेशन के जरिए। ठीक है, अब ये चीज हमें को पक्के तौर पे क्लियर है कि ऐसा क्यों होता है। अब यहां पर हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसके अंदर सारे पॉसिबल सेट्स आ जाते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को ताइक्वांडो पसंद हो, शायद 2-3 बच्चे आए। किसी बच्चे को डोरेमोन पसंद हो, एक बच्चा आया। किसी बच्चे को एनिमे पसंद हो, ठीक है, शायद 5-6 बच्चे आ गए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सेट्स जो हो सकते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पॉसिबल सेट्स को देखना स्टार्ट करें तो एक एक एलिमेंट तो ये आ जाएगा, एक एक सेट तो ये बन जाएगा। सिर्फ A1, एक सेट में A1। कुछ और सोचा जिसमें सिर्फ A2 बच्चा आता हो, कुछ और सोचा जिसमें सिर्फ A3 आता हो। तो सिंगल सिंगल सेट के अगर हम देखें तो A2 सेट, ये अलग अलग सेट हैं, ये मैं सेटों का सेट बना रहा हूं। A3, A4, इस तरीके से 10 सेट तो ये हो गए। फिर हम कह सकते हैं ऐसे कुछ और सोचेंगे, पॉसिबल सेट सोच रहे हैं, तो हो सकता है उसके अंदर A1 A2 आता हो, A1 A3 आता हो, A1 A4 आता हो, अलग अलग परिस्थितियों में A1 A5 आता हो। तो ऑल पॉसिबल सेट्स को अगर हम देखें तो ये बहुत सारे निकल कर आते हैं। और जो कुछ भी आप सोच सकते हो, जो कुछ भी आप सेट बना सकते हो एज अ सबसेट, उनकी सारी पॉसिबिलिटीज के सेट को जब हम लिखते हैं तो वो भी तो एक सेट हुआ। तो हम इस सेट को एक कह सकते हैं, इस सेट को हम ऐसे कह सकते हैं कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कहां लिखूं, हाँ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब इतना लंबा हम यहां पे लिख रहे हैं लेकिन मतलब तो वही है। और इसी चीज को हमने एक नाम दे दिया जिसको हम आज से कहेंगे पावर सेट। ठीक है, पावर क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर वो सारे सेट मौजूद हैं जितनी पॉसिबल थिंकिंग आप कर सकते हो। इसके अंदर वो सेट भी आएगा, अंत में वो सेट भी आएगा और एम्प्टी सेट भी आएगा। ठीक है, एम्प्टी सेट भी आएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्यों होता है? लॉजिक हमने अभी यहां पर खोजा है और आप भी इसके अपने रीजंस किसी और एग्जांपल्स के साथ सोचोगे तभी सीखोगे। यहां पर एक छोटा सेट बना लेते हैं, उसके पॉसिबल पावर सेट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर मैं लेता हूं एक सेट ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट है A1 A2 A3। तो इसका पॉसिबल सेट, पावर सेट ऑफ ए क्या हो सकता है? वो हो सकता है मेरे पास
सिर्फ A1 आए किसी परिस्थिति में, सिर्फ A2 आए किसी परिस्थिति में, सिर्फ A3 आए किसी परिस्थिति में, कॉमा से हम लोग इसको वो करेंगे। और क्योंकि एक सेट का सेट है तो एक सेट को तो आपने देखो इन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया, बट इस सेट को आपने दूसरे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया। फिर एक परिस्थिति आएगी कि A1 A2 आ जाए, इसका सेट A1 A2 के सेट का, ये इसका सबसेट हुआ। एक और पॉसिबिलिटी A1 A3, ये इसका सबसेट हुआ। फिर एक पॉसिबिलिटी A2 A3, ये इसका सबसेट हुआ, ठीक है। फिर एक पॉसिबिलिटी A1 A2 A3, ये इसका सबसेट हुआ। और एम्प्टी सेट जो होता है ये इसका एक सबसेट हुआ। तो यहां पर सारे पॉसिबल सेट्स हमने लिख लिए। अब यहां पर ऑब्वियसली मैथमेटिशियंस क्यूरियस होते हैं, उन्होंने कहा कि यार हर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो इस सेट के अंदर पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? तो इससे हमें ये क्यों सोचा, इससे हमें ये पता चला कि अगर क्लास 11 के अंदर 10 बच्चे हैं तो हम कितने वैरायटी ऑफ सेट्स बना सकते हैं, यानी कि कितने वे ऑफ थिंकिंग, जैसे अलग अलग चीजें बच्चों को पसंद होती है उसके हिसाब से कितने ही सारे सेट्स बन सकते हैं। लेकिन वो किस लिमिट तक बनेंगे, कितनी ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या हम उसको काउंट कर पाएंगे? जब सेट्स का साइज छोटा है तो हम मैनुअली काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अगर यहीं 10 होते तो हमारे लिए काउंट करना मुश्किल होता। तो हम पॉसिबिलिटीज का अंदाजा लगाना चाहते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, शायद एक सेट के अंदर उतनी इंपॉर्टेंस ना रखता हो, लेकिन एक पावर सेट के अंदर वो एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि पावर सेट ऑल पॉसिबिलिटीज को दर्शा रहा है, कितनी पॉसिबिलिटीज यहां पर आ सकती हैं उनको दर्शा रहा है। और यहां पर ये चीज निकल कर आती है 2 रेज टू द पावर n। n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। अगर सेट ए का पावर सेट बना रहे हो तो अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर 2 टू द पावर 3 यानी कि 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे, जैसा कि हमने यहां पर देखा है इसमें। अब आप कहोगे ये तो डायरेक्ट लिख दिया आपने, ठीक है, यस ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन इसका जवाब हम अभी ढूंढेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड देन उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। जैसे ही हम उसको पढ़ लेंगे आप रेडी हो जाओगे, क्योंकि ये अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि सीक्वेंस में इसकी जगह यहां पर नहीं है। यहां पर हम काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर को ढूंढ रहे हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम के बाद इस चीज को समझना 2 + 2 को सॉल्व करने जितना आसान होगा। अन्यथा अभी मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि NC0 + NC1 + NC2 + डॉट 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 NCn = 2 टू द पावर n, ठीक है, ऐसे लिखूंगा तो कुछ भी यहां पर समझ नहीं आएगा। सॉरी, यहां पे लिखूंगा 1 + x की पावर में n और x की वैल्यू 1 लूंगा तो वो 2 टू द पावर n बन जाएगा। ये बिल्कुल भी यहां पर समझ अभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है जो हमें प्रोसेस करनी है। जैसे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जरिए हम गिनती करना सीख लेंगे, काउंटिंग करना सीख लेंगे, और यहां पर भी तो हमें पावर सेट के नंबर्स को काउंट करना है। सो अभी इसके लिए आप अगर सोचो कि मैं खुद से भी अगर कर रहा हूं तो वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आप इसको खुद से भी कर सकते हो जब गिनती करना सीख लोगे, यानी जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लोगे तो आप इसको खुद से ही ढूंढ लोगे। ये इतना आसान है, कोई मुश्किल सी चीज नहीं है, बस इसका सही वक्त अभी नहीं आया है। तो देखो ये सारी चीजें, पावर सेट, डिफरेंस, इक्वालिटी, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, वेन डायग्राम, ये सब हम लोगों ने यहां पर डिस्कवर कर लिया जस्ट बाई ऑब्जर्वेशन, नॉट बाई कि हमने बस इनके डेफिनेशंस पढ़े और क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए। अब आप लोगों की बारी है, जस्ट डू योर ऑब्जर्वेशन और सोचना, अपने एग्जाम्पल्स अपने सराउंडिंग से बनाओ और सोचो। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और बड़ी ही मजेदार चीज है, और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करो। लॉजिकल थिंकिंग से एक और चीज आती है कि हम यहां पर एक और चीज, जैसे फाई के बारे में हमने जाना कि ये हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसको एक लॉजिकल वे में मैथमेटिकल अप्रोच के साथ भी हम लोग यहां पर देख सकते हैं। कैसे? कि अगर हम ये कहें, इसको प्रूफिंग बोलते हैं, ठीक है, मैथ्स के अंदर, जो कि अगेन सेट थ्योरी का ही पार्ट होता है जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, ठीक है। मैं कहता हूं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ए सेट लिया उसका सबसेट है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि फाई अगर क्यों होता है हर चीज का एक सबसेट, उसका एक लॉजिकल रीजन हमें पता है, बट अब हम एक मैथमेटिकल अप्रोच में भी जो हम करते हैं उस वे में भी इसको प्रूफ करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम एक कॉन्ट्राडिक्शन यूज कर लेते हैं हम कहते हैं कि फाई ए का किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता है, फाई किसी भी सेट का सबसेट नहीं होता है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये नहीं प्रूव करेंगे कि फाई ए का सबसेट है, हम एक दूसरा मेथड अप्रोच ले रहे हैं इसमें। ऑलरेडी हम जान चुके हैं क्यों है, लेकिन अब हम एक दूसरे वे में आगे बढ़ते हैं। फाई ए का सबसेट है, हमें इसे प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार फाई ए का सबसेट नहीं है, हम इसको सच मान लेते हैं, और अगर ये गलत साबित हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई ए का सबसेट है, ठीक है। और ए क्या है, कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। तो हमने कहा फाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, फाई ए का सबसेट नहीं है, हमने ये कह दिया। अब इसी बात पे अगर हम आगे बढ़ें
तो कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट कब नहीं होता है। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है, एक्स सेट है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट है A1 A2 A3, ठीक है, और मेरे पास वाई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है A1 A2 A4 A5, ठीक है। ये सेट बड़ा है क्या एक्स, ठीक है, वाई का सबसेट है, जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट, देखो कॉमन है लेकिन एक ऐसा एलिमेंट भी मौजूद है जो वाई सेट के अंदर मौजूद नहीं है। कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, चाहे सारे के सारे ही क्यों ना हो, कॉमन होने चाहिए, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। अलग है इसमें तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो अब इसी के अनुसार हम लॉजिकली सोचें, अगर यहां को इसको देखकर, ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी चीजों को जब सोचो तो लॉजिकली अप्रोच लेना। ठीक है, इस परिस्थिति अनुसार अगर इसको देखें तो अगर फाई ए का सबसेट नहीं है, अब हम मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, फाई अगर ए का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाई के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में मौजूद नहीं है, जो कि ए में मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन फाई के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाई के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जो हमने कहा कि फाई इज नॉट अ सबसेट, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि फाई के अंदर अगर वो ए का सबसेट नहीं है तो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में मौजूद नहीं है, लेकिन फाई के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी और नल सेट है, ठीक है। तो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो जब इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो एलिमेंट कहां से आएगा जो ए में मौजूद नहीं होगा। तो इसका मतलब दैट इज वाई ये फाई इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाती है। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट ट्रू बन जाती है। एंड दिस इज बाय मैथमेटिकल लॉजिक। इस तरह से हम सोच में वृद्धि ला सकते हैं और नई नई चीजों को खुद से डिस्कवर कर सकते हैं। अब आगे हम इसको फर्दर और एक्सप्लोर करेंगे, क्वेश्चंस को भी एक्सप्लोर करेंगे, और इस वीडियो लेक्चर के अंत में जो आप सीख कर जा रहे हो कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको कैसे एक्सप्लोर करना है, सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट बनने की जो राह है वो क्या है, लॉजिकल थिंकिंग को अपना बूस्ट करना है, लॉजिकली सोचना है, ऑब्जर्वेशन के रास्ते चीजों को सीखना है, एक बार वक्त देना है ताकि बार बार वक्त ना देना पड़े और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है। सो यहीं से आप दो सेट दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, सक्सेसफुल लोगों के और अनसक्सेसफुल लोगों के, ठीक है। हमें इस भीड़ से निकलकर सक्सेसफुल लोगों के सेट में पहुंचना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स की क्वांटिटी बहुत कम है, इनको गिना जा सकता है, लेकिन अनसक्सेसफुल लोगों का सेट जो है ना ये बहुत बड़ा है। इस सेट को बेशक ये फाइनाइट है बट ये इतना बड़ा है कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिनने में भी पसीने छूट जाएंगे, और वो गिन के भी हम क्या ही करेंगे। सक्सेसफुल लोगों के सेट में आने की कोशिश करो, ठीक है, उसके लिए लॉजिकली सोचना स्टार्ट करो। आसान सा चैप्टर है लेकिन कितना मजेदार बन जाता है अगर हम ऑब्जर्वेशन के रास्ते बढ़े तो, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो 11th ग्रेड में जो भी बच्चा अभी आया है वो अपने और दोस्तों को भी इस स्टेम वेदास एप्लीकेशन पे एंड स्टेम वेदास यूट्यूब चैनल पर लेकर आओ, और इसी वे में हम चीजों को ऑब्जर्व करके फर्दर स्टडी करते रहेंगे और राइट वे को एक्सप्लोर करते रहेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।